क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप और जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे और बताएंगे जवाब, फटाफट से बताएंगे। अब हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे, 15 क्वेश्चन करने के बाद हम थोड़ी सी स्पीड में आ जाते हैं, क्योंकि आपका एक बेस कॉन्सेप्ट बन चुका होता है ना। देखिए थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 62% लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग सिचुएशंस बेस्ट रिप्रेजेंट्स द जनरल टू स्पेसिफिक रूल। जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने वाले नियम को क्या कहते हैं, फटाफट से बताओ। 60% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं। सामान्य से विशिष्ट को हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं, निगमनात्मक तर्क या डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, जो कि आप थर्ड में कह रहे हैं, तो मैं मान लेती हूं द टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू मेमोराइज एग्जांपल्स। नहीं नहीं ना मुन्ना ना, गलत जवाब देने में लगे हुए हो, खुश होके वो भी है। इतना भरोसा किया था मैंने आप पे कि 60% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं, तो यही सही होगा है। देखो एक बार, द टीचर फर्स्ट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मैमल्स एंड देन डिस्कसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हेल्स एंड बैट्स। ये सही है, आपने गलत जवाब दिया, कोई बात नहीं। शिक्षक पहले स्तनधारी जीवों की अवधारणा समझाते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ये मैमल्स होते हैं, इनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये विशेषताएं होती हैं, फिर उदाहरण देते हैं। भाई मैमल्स का तो सबके लिए सामान्य है ना, सारे मैमल्स की डेफिनेशन सेम ही होगी। उदाहरण विशिष्ट हो सकता है कि आपने वेल के बारे में बात की है ना, या फिर आपने बैट्स चमगादड़ के बारे में बात की, तो ये उदाहरण है किसके, मैमल्स के, कि हम होमोसेपियन का उदाहरण है हम लोग, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे कि इट्स लाइक आपने लिविंग और नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट समझाया कि निर्जीव वस्तुएं ये वो होती हैं जिनकी अपनी जान नहीं होती जिनमें, फिर निर्जीव वस्तुओं का उदाहरण दिया। तो निर्जीव वस्तुओं की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो जनरल है, सबके लिए सामान्य है, सारी निर्जीव चीजों के लिए एक ही डेफिनेशन है। एग्जाम्पल अलग हो सकता है, ये कुर्सी है, ये पेन है, ये घड़ी है, ये उदाहरण है। तो पहले आपने जनरल बताया, यानी जो रूल है, रूल टू एग्जाम्पल बोलते हैं इसको। तो रूल क्या है, मैमल्स के बारे में जो डेफिनेशन है वो रूल है। उदाहरण स्पेसिफिक या विशिष्ट हो सकते हैं, कि भाई आपने बताया नाउन की डेफिनेशन बताई आपने कि नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन, कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये जनरल प्रिंसिपल है, ये रूल है। इसका स्पेसिफिक उदाहरण क्या होगा कि हिमांशी भी उदाहरण है, आगरा भी उदाहरण है, न्यूयॉर्क भी उदाहरण है, दिल्ली भी उदाहरण है ना, कोई फॉर दैट मैटर ये वॉच है, स्पेसिफिक नाम आपने लिख दिया कि भाई ये सैमसंग की वॉच है या एप्पल की वॉच है, व्हाटएवर, तो ये सब संज्ञा के उदाहरण हैं। तो पहले आपने या कोई फॉर्मूला बताया, वो रूल है, जनरल है, सबके लिए सामान्य होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला बदलेगा नहीं, परिभाषा नहीं बदलेगी, एग्जाम्पल अलग अलग हो सकते हैं, उस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है यहाँ कि अभी जो आपने थर्ड ऑप्शन में ब्लेंडर किया है ना, कि इंडक्टिव डिडक्टिव की जब बात होगी, अभी एक सवाल और करेंगे इसी पे कि इंडक्टिव और डिडक्टिव लिख लेते हैं, अभी एक और सवाल मैं आपको कराऊंगी, फिर जब आप उसमें भी गलत जवाब देंगे तब डिस्कस करेंगे, है ना। मतलब मैं उम्मीद तो करती हूँ कि आप सही जवाब देंगे, बट यू नो व्हाट आई मीन, है ना। तो इंडक्टिव आगमनात्मक, आपका आगमन होगा, यहां आप रूल तक पहुंचेंगे, रूल का आगमन होगा। निगमनात्मक है डिडक्टिव मेथड या डिडक्टिव रीजनिंग। बहुत अमेजिंग है, ये आपको आगे तक काम आएंगे। आप DEET+B का पेपर देने चले जाइए, कोई भी एग्जाम दे लीजिए, सीटेट से लेके हर जगह ये कारगर है। जब हम बात करते हैं इंडक्टिव की, तो ये एग्जाम्पल टू रूल होता है, उदाहरण से नियम की ओर, कि आपने बताया कि राम, शाम, ताजमहल, है ना, दिल्ली लिख लिया आपने बोर्ड पे ये सारे उदाहरण लिखे पहले, और बच्चों से पूछा अपने फेवरेट, अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ, अपनी फेवरेट जगह का नाम बताओ, अपनी फेवरेट डिश का नाम बताओ। तो ये एग्जाम्पल पहले आपने लिए उदाहरण, फिर आपने बताया कि इन सब नामों को संज्ञा कहते हैं, कि नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा आपने बाद में बताई, तो इसको इंडक्टिव मेथड कहेंगे। जब आपने पहले डेफिनेशन बता दी, परिभाषा बता दी आपने, जैसे बचपन में हमको रटवाया गया था कि नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, लगे पड़े डेफिनेशन याद करने में। फिर उसके बाद उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे राम, जैसे पुस्तक, जैसे फलाना। तो डेफिनेशन क्या है, रूल है डेफिनेशन, नियम से उदाहरण की ओर जाना। डेफिनेशन के बाद आप क्वेश्चंस या आपको एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, तो रूल टू एग्जांपल। देखिए रूल हमेशा जनरल होता है, सबके लिए सामान्य है, A+B का होल स्क्वायर सामान्य है, जनरल है, सबके लिए एक जैसा है। क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, तो रूल जनरल होता है, एग्जाम्पल जो है वो स्पेसिफिक होता है।
तो जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना डिडक्टिव मेथड है, जो अभी आपसे सवाल में पूछा था, है ना। नियम सबके लिए एक जैसा है तो सामान्य है। स्पेसिफिक विशिष्ट क्या है, उदाहरण हो सकता है, ठीक है। a+b का होल स्क्वायर एक ही नियम है, डेफिनेशन संज्ञा की सबके लिए एक ही है, लेकिन उसके उदाहरण अलग हो सकते हैं कि राम का एग्जाम्पल देगा कोई संज्ञा पढ़ाते हुए, कोई शाम का एग्जाम्पल देगा, कोई राहुल का एग्जाम्पल देगा, ठीक। तो ये कहानी है। तो द टीचर फर्स्ट टीचर्स एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड देन इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स, ये अलग कहानी चल रही है। द टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू मेमोराइज करने वाले वैसे भी उदाहरण ज्यादा अच्छे होते नहीं है, ऑप्शंस एग्जांपल्स बिफोर द कॉन्सेप्ट, एग्जांपल टू कॉन्सेप्ट या एग्जांपल टू रूल तो उल्टा आपका इंडक्टिव होगा, डिडक्टिव कैसे हो जाएगा। जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल तो रूल है तो ये डिडक्टिव है, पहले नियम बता दिया फिर परिभाषा बताई फिर उदाहरण बताए। द टीचर टीचेस आइसोलेटेड फैक्ट्स विदाउट कनेक्शन, तो ये कोई मेथड नहीं है, ये फालतू मेथड है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अ टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व दैट, अब इसमें मैं आपको समय नहीं दूंगी। अ टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व दैट आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम एक्सपेंड when heated and then formulate a general principle, this process reflects, यानी एक टीचर ने ये बताया बच्चों को, यह अवलोकन करने को कहते हैं, ऑब्जर्व करने को कहा कि लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम गर्म करने पर फैलते हैं, और फिर उनसे एक सामान्य सिद्धांत बनाने को कहा, है ना। वो सामान्य सिद्धांत क्या है, उन्होंने कहा है कि टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व कि आयरन को गर्म कर रहे हैं, लोहे को गर्म कर रहे हैं, वो भी फैल रहा है, कॉपर को कर रहे हैं तो फैल रहा है, एल्यूमिनियम को कर रहे हैं तो फैल रहा है, गोल्ड को करेंगे तो भी फैलेगा, यानी मेल्ट होगा, पिघलेगा अगर मैं कहूं तो। व्हेन हीटेड, ये सब पिघलते हैं हीट करने पे, मतलब क्या है, इसका एक जनरल प्रिंसिपल फॉर्मुलेट करने को कहा कि ये सब मतलब कौन सब, मेटल्स के धातु मेल्ट करने पे पिघलते हैं। तो ये एग्जाम्पल से रूल की तरफ गए, पहले ऑब्जर्व किया है, अब जब देखा कि इतने सारे धातु जो है सब पिघल रहे हैं तो ये एग्जाम्पल से रूल बनाया गया। तो नियम से उदाहरण नहीं गए, उदाहरण से नियम की ओर गए हैं कि ये सब उदाहरण है किसके, मेटल्स के। दिस इज इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है इतनी बात। थर्ड ऑप्शन 69% लोग सही जवाब दे रहे हैं, आगमनात्मक तर्क बोलेंगे। अगर पहले आपको नियम बता दिया होता कि ऑल मेटल्स मेल्ट व्हेन हीटेड, सभी धातु जो है गर्म होने पे पिघलते हैं या फैलते हैं, तो ये डिडक्टिव रीजनिंग हो जाता, क्योंकि पहले परिभाषा बताई फिर आपको उदाहरण दिए कि जैसे लोहा, जैसे सोना, जैसे कॉपर, जैसे एल्यूमिनियम। समझ गए बात को। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, इनसाइट होता है अचानक से आया हुआ, ट्रायल एंड एरर में आप प्रयास करते हैं, गलतियां करते हैं, फिर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, टीचर्स शुड एक्सप्लिसिटली डिस्कस एंड चैलेंज जेंडर रोल्स इन द क्लासरूम यूजिंग डाइवर्स लिटरेचर। शिक्षकों को विविध साहित्य का उपयोग करके कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर स्पष्ट रूप से चर्चा करनी चाहिए और उन्हें चुनौती देनी चाहिए। यानी टीचर्स को एकदम खुले रूप से विविध साहित्य का उपयोग करके, लिटरेचर से उदाहरण ला करके, कॉन्टेक्स्ट बता करके, टेक्स्ट बता करके जेंडर भूमिकाओं पर स्पष्ट रूप से चर्चा करनी चाहिए और उन्हें चुनौती देनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है ये हमारे समाज की एक कुरीति है, प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, कि हम जेंडर बायस्ड लोग हैं या जेंडर रोल्स में बंधे हुए लोग हैं, है ना। ये स्टीरियोटाइप करते हैं जेंडर के आधार पर लोगों को, जो कि सही नहीं है, होना नहीं चाहिए, एग्जिस्ट करता है तो इसको ठीक कौन करेगा। टीचर वो व्यक्ति है जो प्रोग्रेसिव है, बट बहुत ही विडंबना है कि कई बार टीचर्स ही बहुत स्टीरियोटिपिकल हो जाते हैं या उनके अपने बायसेस से ही आगे नहीं निकल पाते हैं। आपको वैसा टीचर नहीं बनना है ना, क्योंकि बदलाव अच्छे शिक्षक ही लाएंगे और आप जैसे शिक्षक लाएंगे जो और आगे बेहतरीन बन के जाएंगे, ये सब पढ़ के जाएंगे जो, है ना। तो अगर हम देखें जो हो रहा है समाज में, इसका मतलब ये नहीं सही हो गया, है ना, कि लड़कियां जो है नौकरी करें और घर का काम भी बराबर करें, ये होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सही प्रैक्टिस हो गई। इसमें स्टीरियोटाइप भर भर के है ना, कि जेंडर के आधार पर आपने कामों को जोड़ दिया व्यक्ति से, कि खाना लड़कियां बनाएंगी, ये जेंडर रोल से बना हुआ एक स्टीरियोटाइप है। तो इस पे चर्चा टीचर को तो एटलीस्ट करनी चाहिए। रीजन क्या है, schools act as powerful secondary socializing agents that can either reinforce or break societal gender stereotypes। यानी स्कूल शक्तिशाली द्वितीयक सामाजिकरण कारकों के रूप में कार्य करते हैं जो या तो सामाजिक जेंडर रूढ़ियों को मजबूत कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं, है ना, कि आप सोशलाइजिंग एजेंट हैं। सोशलाइजेशन क्या है, समाज में कैसे रहते हैं, क्या तौर तरीके होते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया है कि हम लोगों से मिलते जुलते कैसे हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल बीइंग है, आप दोस्त बनाते हैं, आप दुनिया में जाते हैं, एक दूसरे के कोऑपरेशन से दुनिया चलती है, कोई भी अकेले तो नहीं चला सकता। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो स्कूल जो है एक इंपॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंट है, बेशक सेकेंडरी है, फैमिली प्राइमरी है। तो ये प्रभावित करेगा कि घर में कैसा वो देख रहा है बच्चा।
और घर में जो देख रहा है हो सकता है वो जेंडर बायस हो और ना भी हो, दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन स्कूल को ठीक करनी है ये चीज, स्कूल का इंपैक्ट है। अगर आपके टीचर्स ये कहेंगे कि नहीं तुम लड़कियों मैथ्स पढ़ के क्या करोगी, तो इसका मतलब वो जेंडर बायस को और प्रभावित कर रहे हैं। तो सोशलाइजेशन प्रभावित करता है जेंडर के कॉन्सेप्ट को, कि जिस समाज में आप बड़े हुए हैं वहां जेंडर को, महिलाओं को और पुरुषों को कैसे देखा गया। अगर आप एक ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहां, जैसे मुझे बचपन से कभी ये दिमाग में आया ही नहीं एक बार को भी, सिंगल टाइम भी, या ये था ही नहीं कॉन्सेप्ट कि कुछ मत करो शादी कर लेना, या फिर नौकरी लगना ऑप्शनल है तुम्हारे लिए, नौकरी तो करनी ही होती है, क्योंकि मेरी मदर वर्किंग थी और वो उदाहरण रही है अपने गांव में बाकी महिलाओं के लिए, है ना। तो वो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है कि जिस माहौल में, जिस परिवार में आप बड़े हो रहे हैं, फिर स्कूल में जिस तरह की शिक्षा आपको दी जा रही है, तो ये दोनों जरूरी है। और स्कूल का काम तो परिवार के भी बायसेस को तोड़ना है। तो ये बात एकदम सही हो गई। ये जो असर्शन है, अभिकथन है, ये सही से एक्सप्लेन करता है कि स्कूल एक पावरफुल सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट है, जो या तो रीइंफोर्स करेगा, यानी अगर घर में मान लो किसी बच्ची को ये कहा जाता है कि तुम पढ़ के क्या करोगी, या जा तो रही हो स्कूल बट शादी कर देंगे, लेकिन स्कूल में आपके टीचर ने आपको बताया है कि शादी जरूरी नहीं है, आपको काम करना है, जीवन में कुछ बनना है, कुछ बेहतर करना है, आपके सोचने समझने की क्यूरियोसिटी आपकी जगह है कोई टीचर। तो वो सोसाइटी में जो चल रहे हैं समाजीकरण के जो ये स्टीरियोटाइप हैं, जेंडर से रिलेटेड रूढ़िवादियां हैं, इनको उसने ब्रेक कर दिया। बेहतर तो ये कि परिवार में ही ब्रेक हो, लेकिन स्कूल भी बहुत महत्वपूर्ण एजेंट है परिवार के साथ साथ। तो ये जरूरी हो जाता है कि जेंडर बायस की प्रैक्टिसेस को तोड़ा जाए, क्योंकि इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बस समाज में चल रही हैं चीजें, है ना। एक समय पे सती प्रथा भी चल रही थी। तो आपने अगर वो मूवी ना देखी हो तो देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले आई थी। मेरी मेमोरी को अभी क्या हो गया, अभी तक थकान मेरी उतरी नहीं है। दिस फूले तो अच्छी है, टीचर्स के लिए देखनी चाहिए। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, नहीं भाई दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे का रीजन भी सही से बताते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज दी राइट। थर्ड क्यों दे रहे हो आप लोग जवाब? टीचर शुड एक्सप्लिसिटली डिस्कस एंड चैलेंज जेंडर रोल्स इन द क्लासरूम यूजिंग डाइवर्स लिटरेचर, बात तो सही है। अलग अलग लिटरेचर के माध्यम से जेंडर स्टीरियोटाइप को डिस्कस करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए। स्कूल्स एक्ट एज पावरफुल सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट्स दैट कैन ईदर रीइंफोर्स और ब्रेक सोसाइटल जेंडर स्टीरियोटाइप, बिल्कुल सही तो रीजन है ये। आप ये मत सोचो कि सामाजिकरण के बारे में बात हो रही है और ये जेंडर के बारे में बात हो रही है, दोनों जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे लिखा भी है उन्होंने कि सामाजिकरण का एक वाहक है स्कूल, महत्वपूर्ण, और या तो स्कूल रीइंफोर्स करेगा जेंडर बायस को या फिर तोड़ देगा जेंडर स्टीरियोटाइप को। तो ये एकदम सही से एक्सप्लेन कर रहा है। हिंदी में उल्टा है, अच्छा देख लेते हैं। तो स्कूल शक्तिशाली द्वितीयक सामाजिकरण कारकों के रूप में कार्य करते हैं, जो या तो सामाजिक जेंडर रूढ़ियों को मजबूत कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं, सही तो है। अच्छा नीचे नहीं लिखा है, ओके ओके, इनको बोलना है ना, ये मेरे से भी मिस हो गया। हिंदी में इसको थर्ड लगा लेना, क्योंकि या फिर एक काम करो, यहां से इस नहीं को हटा दो, है ना, ये गलत टाइप हुआ है। तो थर्ड और फोर्थ में से जो भी आंसर आपने हिंदी में लगाया दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग सही दे रहे थे, मैं घबरा गई थी, है ना, कि आप इतने आसान सवाल को कैसे गलत कर सकते हैं। मैं इतनी देर से मैं बोल रही थी, मेरे आंसू आ जाते अगर आप ऐसे करते तो। कोई बात नहीं, हमारी ही मिस्टेक थी टाइपिंग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम? एक प्रगतिशील शिक्षा वाली कक्षा है जहां जॉन डुई के प्रिंसिपल्स को बच्चे एक्टिव हैं, रचनात्मक मूल्यांकन की बात हो रही है, यानी एक्टिविटी करके, सिर्फ टेस्ट रटने वाला नहीं, फॉर्मेटिव आकलन जिसकी बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी करती है। ठीक है, बात इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस, क्या पर्पस है? बच्चों को एक्टिव रखा जाए, टू असाइन फाइनल ग्रेड, फाइनल ग्रेड फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं समेटिव में आते हैं, टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग गैप्स, यस, और उनको एडजस्ट करके टीचिंग स्ट्रेटजीज में बदलाव लाना, असेसमेंट फॉर लर्निंग जिसमें आता है, सेग्रीगेट करना, बच्चे को अलग थलग करना, ठप्पा लगाना, मेमोराइज करना, रटवाना, है ना, सिर्फ स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेना, सब फालतू बातें हैं, आपको पता है। सेकंड ऑप्शन सही है, 90% लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। जिसमें आप लोग ज्यादातर लोग सही जवाब देंगे उसको कम एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आप लोग ज्यादा गड़बड़ करेंगे उसको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर रिगार्डिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज? एलडीज, जिसको दिया था सैमुअल किर्क ने 1960s में, सैमुअल किर्क नाम के व्यक्ति ने ये टर्म यूज किया था, जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता कहते हैं, जिसमें आप डिसलेक्सिया, डिस्ग्रेफिया, डिस्मॉर्फिया, डिसलेक्सिया पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स डिस्कैलकुलिया पढ़ते हैं, है ना। तो लिखने पढ़ने से संबंधित जो आपके अक्षमताएं हैं वो इसमें आती हैं। 90% लोग सही जवाब दे रहे हैं। सेकंड देख लेते हैं सही है भी कि नहीं। डिस्ग्राफिया स्ट्रगल्स विद फाइन मोटर स्किल्स अफेक्टिंग हैंड राइटिंग। डिस्ग्राफिया वाले बच्चे को की आप राइटिंग पढ़ नहीं पाएंगे, इलेजिबल होता है, यानी अपढ़ने योग्य, लेजिबल नहीं होता, है ना। और इसका मतलब क्या है?
देखिए ये टर्म्स जो मैं यूज करती हूँ बीच में ये मत सोचिएगा फैंसी टर्म है, मैडम की तो अंग्रेजी मीडियम वाली हो गई है मैडम और ऐसे ही पढ़ाती हैं इसलिए फैंसी टर्म यूज कर रही हैं, पेपर में आते हैं ये टर्म्स तभी मैं यूज कर रही हूँ, है ना। और पेडागोजी में इंग्लिश टर्म्स ज्यादा महत्वपूर्ण हैं हिंदी वालों से क्योंकि मोस्टली चीजें ट्रांसलेटेड हैं, मुख्य रूप से काम इंग्लिश में हुआ है इन पे। तो डिसलेक्सिया सीवियर इंपेयरमेंट इन फिजिकल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, शारीरिक संतुलन और समन्वयन में गंभीर हानि। ये जो शारीरिक संतुलन है वो इसमें आता है आपका प्रेक्सिया में, डिस्प्रेक्सिया में ना, ये डिसलेक्सिया में तो पढ़ने रीडिंग से संबंधित है तो ये तो गलत हो गया। ऑटिज्म में अनकंट्रोलेबल हाइपर एक्टिव फिजिकल मूवमेंट, वो एडीएचडी में होते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। ऑटिज्म में नहीं होगा, इसमें सोशली मिलने जुलने में बहुत ज्यादा रूटीन में चेंज आने में दिक्कत होता है बच्चे को। डिस्कैलकुलिया है डिफिकल्टी इन ऑडिटरी प्रोसेसिंग, ये ऑडिटरी एक प्रॉब्लम है। डिस्कैलकुलिया तो मैथमेटिक्स से संबंधित प्रॉब्लम्स, उसको कैलकुलेशन वगैरह में दिक्कत आती है ना। तो सेकेंड ऑप्शन ही सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, What is the defining characteristic of a norm referenced assessment? हमने शायद लास्ट सेशन में, क्योंकि ये सीरीज पूरी देखिएगा, कई चीजें मैंने दूसरे सेशंस में डिस्कस की हुई होंगी, ये पूरी सीरीज है फुल मार्क्स की, कि अगर आप ये सीरीज फॉलो करते हैं पेपर तक या जब तक भी हम चलाते हैं इसको, तो आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर पाएंगे। कहने के लिए नहीं है, ये एक्चुअल में है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें डिस्कस हो चुके होंगे मल्टीपल टाइम्स, अलग अलग तरीके से, अलग अलग क्वेश्चन में। तो अगर आपने पिछले 2 सेशन नहीं देखे, क्लास 3 है फुल मार्क्स सीरीज का, सीडीपी के लिए, सीटेट के लिए स्पेशली, सितंबर के लिए। सिलेबस सेम रहा तो आगे भी काम आ जाएगा ऑफ कोर्स, जैसे पुराने सेशंस आज भी काम आते हैं। तो अब आपको यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में या लास्ट क्लास में उन दोनों सेशंस में से किसी एक में पढ़ा है कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं और टीचर मेड टेस्ट होते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो हैं जिनको मानकीकृत परीक्षण कहते हैं, यानी जो बड़ी पॉपुलेशन के लिए, जैसे आपका सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम, आपका सीटेट का पेपर, आपका केंद्रीय विद्यालय का पेपर, आपका यूपीएससी का पेपर, बड़ी पॉपुलेशन के लिए लाखों लोग एक साथ दे रहे हैं। इसमें कुछ गुण होते हैं वैलिडिटी के, ऑब्जेक्टिविटी के, रिलायबिलिटी के, तभी इनको स्टैंडर्डाइज्ड कहते हैं, मानकीकृत कहते हैं। दूसरे नॉन, और इसमें 2 प्रकार होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के। एक तो क्राइटेरियन रेफरेंस, लास्ट क्लास में किया था कि जिसमें क्राइटेरिया है, जैसे सीटेट जो है वो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड है, हिंदी में भी ऐसे ही याद रखिएगा प्लीज, है ना। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड यानी जिसमें क्राइटेरिया है कि इतने % ले आओ, 60% नंबर ले आओ, आपका सीटेट पास हो गया, इसमें कोई फर्स्ट और सेकंड आने की जरूरत नहीं है, आप पास हैं। टॉपर नहीं होता इसलिए सीटेट में कोई, बेशक अनुराग 143 नंबर लाए हों या सचिन 141 नंबर लेकर के आए हों, हमारे लर्नर्स हैं, या अनुष्का 140 लेकर के आई हों ऑनलाइन पेपर में भी, लेकिन उनको एक्चुअल में टॉपर नहीं कह सकते। आप लोग सर्च करते हैं तो लिख देते हैं कई बार, नहीं तो वो टॉपर कोई नहीं है, क्योंकि इसमें टॉपर कब बनेगा कोई भी व्यक्ति, जब वो किसी एक बाकी बच्चों के साथ उसको कंपैरिजन किया जा रहा हो, रैंक निर्धारित हो रही हो। D++ में हो जाएगी रैंक निर्धारित, क्यों? क्योंकि वहां बाकियों के साथ कंपैरिजन है, वहां क्राइटेरिया से बात नहीं बनेगी। वहां क्राइटेरिया भी कई बार लगा देते हैं लेकिन नॉर्म के बिना नहीं चलेगा। वहीं आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जिसमें बाकी बच्चों के साथ कंपैरिजन होगा, कि फर्स्ट आप तब आओगे जब बाकियों से ऊपर आओगे, तब नौकरी मिलेगी। आप यूपीएससी में देख लीजिए या इवन केंद्रीय विद्यालय से लेकर जहां भी मेरिट बन रही है, वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, क्योंकि बाकियों से कंपैरिजन है। यहां पे एक क्राइटेरिया है जो फुलफिल होना है, ठीक है। कई बार पेपर जो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट दोनों को यूज कर लेते हैं, क्राइटेरियन को भी और नॉर्म को भी। जैसे आपको पता है कि इतने % ले आओगे तो प्री क्लियर हो जाएगा, और अरे यार मैंने एक दोस्त को टाइम दिया हुआ था, चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे फिर हम बात करेंगे। चलो भाई फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16 देखो। What is the defining characteristic of a norm reference test? It assesses qualitative growth over time, compares students' scores strictly against the average performance of peers. कि अगर आपकी मेरिट कम जाएगी या ज्यादा जाएगी, इस पे डिपेंड करेगा कि आपके बाकी पीयर्स ने, आपके सहपाठियों ने, या जो लोग उस पेपर में बैठ रहे थे, उन्होंने कितना स्कोर किया है। एक टाइम पे 80 भी मेरिट जाती थी अगर आप D++ PRT की बात करें, और आज आप देखेंगे 160 भी मेरिट गई हुई है, ठीक है। तो इट इज प्रीमायरली यूज्ड फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, नहीं, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी कोई बनता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। ट्रू इंक्लूसिव एजुकेशन शिफ्ट्स अवे फ्रॉम अ डैश अप्रोच दैट ट्राइज टू फिक्स द चाइल्ड्स डिसेबिलिटीज। जो वास्तविक सच्ची समावेशी शिक्षा है वो बच्चे की अक्षमताओं को ठीक करने के प्रयास करने वाले
कौन से गलत जवाब दे रहे हो आप लोग? बहुत दुख की बात है कि 52% लोग गलत जवाब दे रहे हैं इतने आसान सवाल का। रिजिड नहीं, डेफिसिट। ट्रू इंक्लूसिव एजुकेशन शिफ्ट्स अवे फ्रॉम अ डेफिसिट अप्रोच। रिजिड नहीं कहेंगे इस अप्रोच को, रिजिडिटी तो ऑफकोर्स है ही, उससे भी खराब है कि डेफिसिट मानते हैं, कि ये कह रहे हैं इन बच्चों में कुछ कमी है, जबकि पर्सन डिफरेंटली एबल्ड है, डिसेबल्ड नहीं है। और हम यूज कर रहे हैं डेफिसिट फ्री लैंग्वेज को आजकल के, पर्सन विद अ डिसेबिलिटी, डिसेबल्ड पर्सन नहीं कह रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि पर्सन डिसेबल्ड नहीं है, पर्सन 5 और चीजें कर सकता है, उसको डिसेबिलिटी है, वो डिसेबल्ड नहीं है। तो ये डेफिसिट फ्री लैंग्वेज आपको यूज करनी है कि कमी या न्यूनता आधारित अप्रोच की बजाय कि बच्चे को फिक्स करना है इसमें प्रॉब्लम है कुछ, उसकी बजाय कि वो 4 चीजें क्या कर सकता है उन पे ध्यान देना। तो ये रिजिडिटी तो डेफिसिट में बाय डिफॉल्ट ही इंक्लूडेड है, लेकिन इसका सही जवाब ये नहीं होगा, ये कठोर अप्रोच ही नहीं है, ये डेफिसिट मानती है, रिजिडिटी तो इसमें है ही, तो बेहतर ऑप्शन डेफिसिट है। अगर ये नहीं होता तब हम एक बार उसके साथ चले जाते कि रिजिड होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, अ टीचर कनेक्ट्स अ न्यू टॉपिक विद स्टूडेंट्स प्रीवियस एक्सपीरियंसेस बिफोर टीचिंग, दिस स्टेप बिलोंग्स टू। एक शिक्षक है जो नए विषय को पढ़ाते हुए पूर्व अनुभव जो है बच्चों के, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग बोलते हैं जिसको, पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, यानी हमेशा आपको जो बच्चे को आता है उससे कनेक्ट करना है न्यू को। मैं आपको वो एग्जांपल देती हूँ जो आपको पता है पहले से, आपने जीवन में अनुभव किए हैं, उनसे जोड़ा जाता है किसको? नए कॉन्सेप्ट को। तो ये पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना होता है जब आप लेसन प्लानिंग करते हैं अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में, डीएलएड में, बीएलएड में, बीएड में। तो आपको पता है कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए 3 सवाल बनाने होते हैं कम से कम। तो रीइंफोर्स करना है आपको, दिस स्टेप बिलोंग्स टू रीइंफोर्समेंट नहीं भाई, ये चेक करता है कि बच्चे सीखने के लिए कितने रेडी हैं, रेडीनेस एंड मोटिवेशन, तत्परता कितनी है, सीखने के लिए तैयार भी है कि नहीं है। अगर प्रीवियस नॉलेज आपको पता है, आप 5th क्लास को पढ़ा रहे हैं, आपने प्रीवियस नॉलेज के सवाल पूछे, बच्चे आप देख रहे हैं प्रीवियस नॉलेज तो अटकी पड़ी है 2nd क्लास पे, तो इसका मतलब बच्चा कितना तैयार है, कितना मोटिवेटेड है, ये दोनों बातें आपको पता चलती हैं। कि पूर्व ज्ञान से तो तब जोड़ोगे जब आपको देखना है ना, नई बिल्डिंग नींव पे बनाओगे, तो नींव चेक करोगे, उससे पता चलेगा कि बच्चा जो आप सिखाना चाह रहे हैं वो सीखने के लिए तत्परता है या नहीं है, मोटिवेशन है या नहीं है ना। सिर्फ इवैल्यूएशन या मेमोराइजेशन के लिए नहीं होता। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, यू वांट टू प्रमोट हायर ऑर्डर क्रिटिकल थिंकिंग इन योर मिडिल स्कूल साइंस क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड यू नॉट आस्क। एक क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग पे आता ही है, चाहे साइंस क्लास लिखा हो, मैथ्स लिखा हो, हिंदी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब दिशाओं में सोचना बच्चे को, एक सवाल जो दिशाओं में सोचने की बात ना करता हो, नॉट लिखा है, देखिएगा ध्यान से पढ़ेगा नहीं तो गलती हो जाएगी। आप लोग कह रहे हैं 76% लोग सेकंड ऑप्शन। हाउ वुड यू डिजाइन अ बेटर मेथड टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस। भाई इसमें क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग है, सवाल ठीक से पढ़ लो, 90% काम या आधा 50% काम कम से कम सवाल पढ़ने से, सही पढ़ने से पेडागोजी में सॉल्व हो जाता है। नहीं पूछा, समालोचनात्मक चिंतन पे जोर नहीं देता कौन सा सवाल, तो जो रटवाने पे जोर देता है। जैसे डेफिनेशन पूछिए फोटोसिंथेसिस की, 42वें पेज पे जो लिखा हुआ है उसको याद कर लो, तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, ये तो रोट लर्निंग है, रटंत विद्या है ये तो। व्हाई डू यू थिंक द एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस्ड दिस अनएक्सपेक्टेड, इन सब में सोचना पड़ेगा, व्हाई, हाउ, व्हाट assumptions आर वी मेकिंग अबाउट दिस डेटा, इसमें भी सोचना पड़ेगा इवन। नहीं तो जनरली शॉर्ट तरीका होता है कि व्हाट वाले क्वेश्चंस जनरली क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट नहीं करते, बट क्योंकि वो फ्रेम ऐसे किया है क्वेश्चन को कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो परिभाषा पूछी हो किसी चीज की, है ना, 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लग रही, इसमें आपकी मेमोरी यूज हो रही है, आपने जो याद किया आपकी रोट लर्निंग लग रही है, दिशाओं में सोचना नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, a child Mohan tries to be a good boy in class because yesterday his teacher said that one who behaves properly will be rewarded. तो एक बच्चा है जो गुड बॉय बनने की कोशिश कर रहा है क्लास में, क्योंकि उसके टीचर ने पिछले दिन कहा था कि जो भी अच्छे से गुड बॉय बनेगा, बिहेव करेगा क्लास में ठीक से, उसको रिवॉर्ड मिलेगा, उसको पुरस्कार देंगे हम। अकॉर्डिंग टू पियाजेस थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एट विच स्टेज इज मोहन। ये सवाल जानबूझ करके डाला गया है कि पियाजे की थियरी पे ऐसा हुआ है 1-2 बार जब सीटेट में सवाल पूछ लिया गया है, क्योंकि पियाजे की थियरी कौन सी वाली, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली नहीं, वो सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल नहीं जो आप पढ़ते हैं, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है, संज्ञानात्मक विकास की। पियाजे प्रोडिजी थे, यानी बचपन से एकदम गिफ्टेड बच्चे थे, है ना, 12-15 साल की उम्र में उन्होंने थीसिस लिख दी थी, तो वो खतरनाक व्यक्ति हैं, खतरनाक एज इन ज्ञान के मामले में, है ना, फिलोसफर भी हैं, वो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी हैं, वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो वो बेहतरीन व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो मॉरल डेवलपमेंट पे भी उन्होंने काम किया है, फिलोसफी में भी उन्होंने काम किया है, उन्होंने ये जो आपका जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी है, ज्ञान मीमांसा जिसको बोलते हैं, जो जेनेटिक्स से जुड़ी हुई है, उस पर भी काम किया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भी काम किया है। तो
उनकी एक मॉरल डेवलपमेंट की थियरी भी है जो आप नहीं पढ़ते हैं जनरली, क्योंकि उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है, तो ये पूरी कंप्लीट हो भी नहीं पाई थी। इसी पे बेस्ड फिर आपकी कोहलबर्ग वाली थियरी आपको देखने को मिलती है। तो जितने भी लोग इसमें, बस आपको 2 स्टेज याद रखनी है, क्योंकि इसको बाद में एक्सपेंड करके 4 में बना दिया गया। बस इसमें आपको 2 चीजें याद रखोगे तो कोई भी प्याजे की थियरी का जो मॉरल डेवलपमेंट की थियरी का सवाल होगा वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। एक तो आप याद रखो हेट्रोनॉमी, अंग्रेजी में याद रखना प्लीज, और दूसरा आप याद रखो ऑटोनॉमी, जो आपकी थोड़े बड़े टीनेजर्स टाइप बच्चे में आएगी, है ना। हेट्रो जब प्रॉपर तर्क विकसित हो जाएगा 18+ टाइप, है ना, या जहां एटलीस्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। हेट्रोनॉमी है अदर्स डिसाइड करेंगे सही और गलत क्या है, टीचर ने कहा है ये करना है इसलिए कर रहे हो। ऑटोनॉमी है सेल्फ, कि भाई आपको जो सही लगता है आप इंडिपेंडेंटली सोच पा रहे हो। बस इतना ध्यान रखना है, यही 2 स्टेज से प्याजे की कोई भी क्वेश्चन जो है इसका मॉरल डेवलपमेंट का सॉल्व हो जाएगा। बच्चा बिहेव किस लिए कर रहा है, क्योंकि टीचर ने कहा है, तो हेट्रोनॉमी है। अथॉरिटी स्टेज है, अथॉरिटी टीचर है, यहाँ पे प्रायत्ता है, स्वायत्ता नहीं है। अगर वो सेल्फ उसका रीजन होता तो सही हो जाता। प्री मॉरल स्टेज में ऑटोनॉमी आती भी नहीं है, हेट्रोनॉमी में ही आती है। इतना आपको नहीं जाने की जरूरत, उसमें और फर्दर 2 स्टेजेस हैं, बट आपका काम हेट्रोनॉमी और ऑटोनॉमी से चल जाएगा। ऑटोनॉमी एडोलसेंस में होगी, लेकिन ये सवाल ऐसा चाह नहीं रहा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि इस तरह के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता हो। क्वेश्चन नंबर 21, कई लोगों को आज का सेट मुश्किल भी लग सकता है। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिस्प्रैक्सिया विल प्राइमरीली फेस चैलेंजेस इन प्रोसेसिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड सिंबल्स। एक बच्चा जिसको डिस्प्रेक्सिया है, डिस्प्रेक्सिया में मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम आती है, टाई बांधने में, शर्ट के बटन लगाने में, शू लेसेस बांधने में, जूते के फीते बांधने में, पेन पकड़ने में भी कई बार दिक्कत आती है, जिसकी वजह से राइटिंग तक में दिक्कत आ सकती है ना। तो ये एक बात है, ये बात सही है। ये क्या कह रहे हैं, चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिस्प्रेक्सिया, जिस बच्चे को डिस्प्रेक्सिया है उसको मैथमेटिक्स में दिक्कत आएगी, वो डिस्कैलकुलिया में आती है, ये गलत है। डिस्प्रेक्सिया इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। हाँ, ये सब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं, चाहे वो डिस्प्रेक्सिया हो, डिस्कैलकुलिया हो, डिसलेक्सिया हो। डिसऑर्डर एक्सक्लूसिवली लिंक टू लॉजिक एंड रीजनिंग, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। डिस्प्रेक्सिया मोटर स्किल्स का प्रॉब्लम है ना, मोटर स्किल्स का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बाकी जगहों पे दिक्कत आ सकती है। तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल में इसको इसलिए नहीं, इस तरह से नहीं देख सकते कि ये तर्क शक्ति वाला प्रॉब्लम है ना। वो है क्योंकि वायरिंग डिफरेंट है डिस्प्रेक्सिया वाले बच्चे की भी, लेकिन वो मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम आएगी, कोऑर्डिनेशन में, बैलेंस क्रिएट करने में, पेन पकड़ने में, टाई लगाने में। तो ये दोनों ही बातें मुझे यहाँ फॉल्स नजर आ रही हैं, ठीक है, दोनों गलत हैं। बात सही है। चलिए 68% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर क्रिएटिंग अ प्रोग्रेसिव इंक्लूसिव क्लासरूम। एक अच्छा तरीका नहीं है इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी सबको समावेशित करे जो कक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, हर बच्चा सीख पाए, चाहे किसी को कोई भी डिसेबिलिटी हो। रिकॉग्नाइजिंग, तो उसके खिलाफ कौन सा ऑप्शन है, रिकॉग्नाइजिंग एंड वैल्यूइंग द डाइवर्स, ये तो पॉजिटिव बात है, हमें नेगेटिव चाहिए क्योंकि नॉट लिखा हुआ है। स्टैंडर्डाइजिंग द करिकुलम, कि सबके लिए एक ही जैसा करिकुलम नहीं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, पाठ्यचर्या का मानकीकरण नहीं आपको करना है यहाँ पे, कि सबके लिए एक जैसा, आपको अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग मेथड अपनाने हैं, है ना। प्रोवाइडिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये तो बेहतरीन बात है कि अलग अलग बच्चे की नीड के हिसाब से, ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव टर्म है सीटेट के लिए। एनकरेजिंग कोलैबोरेशन, ये भी अच्छी बात है, बच्चे साथ में मिलकर के सीख रहे हैं। अलग थलग कहाँ हो रहा है बच्चा, सेकंड ऑप्शन में, जो कि सही है और गलत भी है। इसीलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत था, तो जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ये क्या कहता है, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डज द मैक्सिमम फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर। ये आप लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं इस सवाल में, ये मैंने बैच में भी बताया था बहुत क्लियरली, अभी भी डिस्कस कर लेंगे, फटाक से जवाब दो। गलत जवाब आप लोग इसमें भरपूर दे रहे हैं, देखिएगा समझते हैं इसको। अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की किस अवस्था में सर्वाधिक वृद्धि एवं विकास होता है। देखिए सर्वाधिक वृद्धि और विकास, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब फिजिकल ग्रोथ की बात चल रही है मुख्य रूप से, वो डेवलपमेंट के अंदर अपने आप आ जाएगा क्योंकि ग्रोथ डेवलपमेंट में ही आती है। तो सबसे ज्यादा तेजी से जो वृद्धि और विकास होगा वो या तो इन्फेंसी में होगा या एडोलेसेंस में होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, जो आप गलत जवाब देने में लगे हुए हैं, है ना। तो एडोलेसेंस हाँ, लेकिन अडल्टहुड नहीं, मिडिल चाइल्डहुड जी नहीं, या तो इन्फेंसी या फिर एडोलेसेंस, तो गलत हो गया। लेटर चाइल्डहुड एंड अर्ली चाइल्डहुड, फिर इन्फेंसी कैसे नहीं होगा, जब इन्फेंसी दिया हुआ है ऑप्शन में तो हम इन पे क्यों जाएंगे ऑप्शंस में। इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि एडोलेसेंस तो ठीक था लेकिन पहले वाला ऑप्शन सही नहीं था, हमें दोनों ऑप्शन सही चाहिए। अभी हम समझेंगे शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था इन ऑप्शंस के हिसाब से। अगर आप इन जनरल देखेंगे तो जन्म के बाद सबसे तेज जो वृद्धि हो रही है
शारीरिक वृद्धि, हाइट, वेट, शेप, साइज का बढ़ना, वो जन्म से, इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष के बीच में है। उसके बाद जो सबसे तेज है वो एडोलेसेंस में है, किशोरावस्था में, 12 से 18 में है। अगर आप बीच में देखेंगे तो सबसे ज्यादा तेज इन्फेंसी, इन्फेंसी से थोड़ा कम हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड में, लेकिन है फास्ट अभी भी। तो अर्ली चाइल्डहुड को इसलिए यहां पे गलत नहीं मान सकते क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड भी फास्ट ही है। इट्स लाइक इन्फेंसी में अगर 3x है तो अर्ली चाइल्डहुड में 2x हो जाएगा, है ना, लेकिन फास्ट ही है ये भी। लेटर चाइल्डहुड में तो धीमी हो जाती है बल्कि, क्योंकि बच्चे की मोटर डेवलपमेंट तो बेहतर हो रहा होता है, उछलना कूदना, हड्डियों में जान आ रही है, लेकिन हाइट आपको बहुत तेजी से बढ़ती नहीं आएगी 6 से 12 वर्ष के बच्चे की। 12 से 18 में आप देखते हो अचानक से फिर से तेज बढ़ने लगता है। तो एडोलेसेंस इसमें भी फास्ट है, ठीक है। तो दोनों साथ नहीं आ रहे थे, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड कंपैरेटिवली तेज ही है दोनों में, क्योंकि इन्फेंसी और एडोलेसेंस साथ में नहीं दिए हुए हैं, समझ रहे हो। चलिए, बैच में बहुत अच्छे समझाया है पूरा टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस फ्रॉम गार्डनर्स थियरी इज करेक्टली मैच्ड विद अ सूटेबल करियर स्किल। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत है कि बुद्धि कोई एक प्रकार की नहीं होती, जरूरी नहीं है एक व्यक्ति एक ही तरह से इंटेलिजेंट होगा या हर चीज में इंटेलिजेंट होगा। हो सकता है कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा हो, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा हो, कोई साइंस में बहुत अच्छा हो, कोई लोगों को समझने में बहुत अच्छा हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। फिर से अटक गए कमेंट्स आपके। चलिए आप बताएंगे। अब इसमें 64% लोग फर्स्ट जवाब दे रहे हैं, जो कि सही है बिल्कुल। बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी जिनका बॉडी पे पकड़ है, बैलेंस बनाना आता है, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, इन सब में अच्छे होंगे। तो ये नृत्यक अच्छे बन सकते हैं, डांसर या फिर सर्जन, क्योंकि उसमें भी अगर सर्जन में भी हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो बात खराब हो जाएगी। कबीर सिंह वाले सर्जन मत बनना, है ना, कि वो पता चल रहा है कि 2 पैक लगा करके भी जो है ऑपरेशन कर दे रहे हैं उसमें मूवी में शाहिद कपूर, वो मत बन जाना। वो वाला सर्जन की बात नहीं हो रही, एक्चुअल सर्जन की बात हो रही है। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होगी उसके अंदर, मतलब उसमें भी रही होगी, बट वो हरकत नहीं करनी है, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल होता है सेल्फ, खुद को समझने वाले। पब्लिक रिलेशन वाले इंटरपर्सनल बनेंगे, इंट्रा नहीं। पॉलिटिशियन इंटर मतलब लोगों को समझने में अच्छा है, जो खुद को समझने में अच्छा है वो फिलोसोफर बन जाएगा, वो कोई मंक बन सकता है, इवन थेरेपिस्ट बन सकता है फॉर दैट मैटर। लिंग्विस्टिक आर्किटेक्ट थोड़ी बनेगा, ये तो स्पेशल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, स्पेशल वाले में आपका आर्किटेक्ट या मूर्तिकार वो बनेगा जिसकी स्थानिक बुद्धि तेज है, कि जिसको दिशाओं का ज्ञान बहुत अच्छे से है, जो गूगल मैप वाली आंटी जो है आपकी या दीदी, है ना, अगर वो व्यक्ति होती तो हम कहते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस है, इनको सारे रास्ते याद रहते हैं। वहीं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में भाषक बुद्धि में आपके टीचर्स आ जाएंगे, आपके पॉलिटिशियंस भी आ जाएंगे, या जो लोग लिखते हैं पढ़ते हैं, भाषा में पकड़ अच्छी है जिनकी, ठीक है। लॉजिकल मैथमेटिकल में थेरेपिस्ट नहीं आएगा, इंटरपर्सनल में आएगा थेरेपिस्ट, है ना। लॉजिकल मैथमेटिकल में तो मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें सर्जन जो है वो स्पेशल इंटेलिजेंस में भी आता है, दोनों में कॉमन है वो। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे आप और बताएंगे जवाब। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? An 8-year-old girl is consistently avoiding reading out loud in class, reverse her B and D, and struggles to break words down into sounds. यानी एक 8 साल की बच्ची है जो लगातार कक्षा में जोर से पढ़ने से बच रही है, उसको डर लगता है, वो बचना चाहती है, उठ करके पढ़ना नहीं चाहती जब रीडिंग का नंबर आता है क्लास में। बी और डी को वो मिक्स कर देती है, उल्टा पढ़ती है, यानी बी को डी, 6 को 9, है ना, गॉड को डॉग, 100 को वॉज, है ना, ऐसा रिवर्स में, और ध्वनियों से जोड़ नहीं पाती लेटर्स को। समझ गए आप क्या है? डिसलेक्सिया है बच्ची को, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे आप? रिकॉग्नाइज दीज एज साइंस ऑफ पुअर आईसाइट। पुअर आईसाइट नहीं है, आपको पता है ये क्या दिक्कत है। अगर एक बच्चा खड़े होकर बार बार देख रहा है ना, या आंखें बार बार ब्लिंक कर रहा है, उसको आप कहेंगे कि पुअर आईसाइट की दिक्कत हो सकती है, टेस्ट करवा लो। लेकिन ये पुअर आईसाइट की दिक्कत है ही नहीं। आइडेंटिफाई दिस ट्रबल लिंक टू डिसलेक्सिया, यस। प्रोवाइड मल्टी सेंसरी रीडिंग इंटरवेंशंस। मल्टी सेंसरी रीडिंग इंटरवेंशंस कई प्रकार की हो सकती हैं, साउंड के साथ लेटर को कनेक्ट करके समझाना, पिक्चर के साथ पढ़ाना, है ना। सेकंड और थर्ड सही है। थर्ड, ग्रेड हर स्ट्रिक्टली टू फोर्स हर ट्राई हार्डर, कि भाई उसको बहुत स्ट्रिक्ट नंबर देंगे और कहेंगे मेहनत करो, भाई उसको दिक्कत है, आपको वो समझ के उन मेथड्स का प्रयोग करना है जिससे वो सीख पाए, डिसलेक्सिक बच्चा भी। तो सेकंड और थर्ड सही है, बाकी कोई और यहाँ सही है ही नहीं। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी विकासात्मक मनोविज्ञान में, ये जो पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं ये विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है। द डैश प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ग्रोथ अकर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। समझ जाओ आप, सेंटर से बॉडी के, सेंटर से पेरीफेरी यानी केंद्र से बाहर की ओर जाना, प्रॉक्सिमोडिस्टल। वहीं हेड टू टो, सर से पैर की ओर विकास की दिशा का जाना, सेफेलोकॉर्डल। हेड मतलब भी होता है सेफेल, खोपड़ी, तो सेफेलोकॉर्डल हेड टू टो, सर से के पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखेगा, फिर गर्दन, फिर ये वाला पार्ट, फिर खड़े होना सीखेगा, तो सर से
पैर की ओर विकास जा रहा है। दूसरी तरफ क्या है कि बच्चे का पहले अपने शोल्डर्स पे कंट्रोल आता है, फिर आर्म्स पे आता है, फिर हैंड्स पे आएगा कंट्रोल। ये सेंटर से बाहर की ओर है, केंद्र से बाहर की ओर। तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉर्डल ऐसे वर्क करेगा। सेकंड ऑप्शन 84% लोग, ये तो आसान है, ये मोटर डेवलपमेंट के अंदर आता है, मोटर डेवलपमेंट, और दूसरा इस प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में भी आता है। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स में हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, रिया ऑब्जर्व्स 2 इक्वल बॉल्स ऑफ क्ले। रिया एक बच्ची है जिसने 2 समान गेंदें देखी मिट्टी की। द टीचर रीशेप्स 1 बॉल इनटू अ लॉन्ग रोल। टीचर ने एक क्ले की बॉल है, उसको एक को तो लॉन्ग रोल में कन्वर्ट कर दिया, दूसरी को ऐसे नॉर्मल बॉल बना दिया, जैसे आप एक आटे की बॉल समझ लीजिए। रिया स्टेट्स दैट बोथ स्टिल कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ क्ले। रिया एक बच्ची, उसको पता है चाहे इसको ऐसे फोल्ड करके क्ले मिट्टी की बॉल बना दो, चाहे इसको एक सांप के जैसे बना दो, बराबर ही रहेगी। क्ले तो जितनी है उतनी तो रहेगी, बढ़ थोड़ी जाएगी। इसका मतलब बच्ची में क्या आ गया है, कंजर्वेशन ऑफ मास आ गया है, यानी द्रव्यमान संरक्षण, यानी उसको पता है वॉल्यूम सेम रहेगा। अगर 10 ग्राम क्ले मिट्टी यूज हुई है तो वो उतनी ही है, चाहे उसको सांप की शेप दे दो, यानी स्नेक की शेप दे दो, और मेरा 100 और 100 को क्या हो गया, और चाहे फिर आप उसको एक सॉलिड फॉर्म में रखो, यानी पानी जितना है उतना ही रहेगा, है ना। क्लास इंक्लूजन या ये सब की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ रही हमें, तो उसकी चर्चा भी अभी करने की जरूरत नहीं है। सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो लास्ट स्टेज है पियाजे की, 11+ ईयर्स में आती है, SPCF, ये 4 स्टेजेस हैं पियाजे की। सेंसरी मोटर जन्म से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11+। इसमें जहां आपको हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग दोनों दिख जाए, समझ जाओ इसी की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी मोटर है ना। ये एनिमिज्म प्री ऑपरेशनल है, 2 से 7, ये जन्म से 2। ये रीजनिंग बेस्ड ऑन एंटायरली इमीडिएट सेंसरी एक्सपीरियंसेस, अगेन ये भी आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल तो कतई ही नहीं है, ये कॉन्क्रीट की तरफ बात कर रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। अमूर्त और परिकल्पनात्मक क्षमता जो है आपकी आ जाती है, जो चीज सामने नहीं है उस पर भी सोच पाएगा बच्चा, जिसको अमूर्त कहते हैं। NEP पे सवाल है, बहुत आसानी से आप बता देंगे। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच प्रैक्टिस शुड नॉट बी प्रायोरिटाइज्ड इन मॉडर्न स्कूलिंग। भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी नई शिक्षा नीति है, लागू होने के लिए हम लोग कुछ पार्ट्स हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, है ना। तो ये किसकी बात करती है, बच्चों को एक्टिव रखने की बात करेगी। कोई भी पॉलिसी है तो बच्चे के पक्ष में ही आएगी, सिंपल है। देखिएगा 83% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं। नॉट, ये तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाओ जहां बच्चा एक्टिव नहीं है, जहां भले भले की बात नहीं हो रही बच्चे के। तो होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशन रिपोर्ट कार्ड, यस, जिसमें बच्चे का सेल्फ असेसमेंट, टीचर असेसमेंट, पीयर यानी उसके दोस्त भी उसका आकलन करें, तो 360 डिग्री आकलन है ये। लेकिन हमें नॉट पूछा है, तो रट्टाफिकेशन जो है वो तो कभी भी कोई भी पॉलिसी बात नहीं करेगी कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक को रटवा दो, ये कोई भी पॉलिसी नहीं कहेगी। सिंपल जवाब है, बच्चे को सेंटर में नहीं रखा गया, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अपनानी है आपको। वोकेशनल एजुकेशन की बात होती है, असेसमेंट कॉन्टिन्यूअस हो, फॉर्मेटिव हो, इसकी भी बात होती है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। आज के लिए आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, वाइल टीचिंग फ्रैक्शंस, भिन्न पढ़ाते हुए, पता है ना 1/2 ये सब आपने बचपन में पढ़ा है कि भाई भिन्न की संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है ना। इसमें बड़ा कौन सा होगा, तो आपको पता है कि 1/2 जो है वो ज्यादा होगा। तो फ्रैक्शंस या भिन्न पढ़ाते समय टीचर यूजेस पीसेस ऑफ पेपर। पेपर का पीस आपने देखा होगा जनरली टीचर्स, मान लो एक पेपर है, उसको 4 भागों में बांट दिया और फिर बताया ये 1/4 है, तो कौन बड़ा हुआ, ये 1/4 बड़ा नहीं हो सकता, है ना। तो पेपर एंड अलाउज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, दिस स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन। बच्चे को एक्टिव रखा है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहते हैं इसको, सही जवाब है बिल्कुल गतिविधि आधारित अधिगम, ABL बोलते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी प्रमोट करती है ना। प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आ सकता है। हमसे एग्जैक्ट पूछा है, क्वेश्चन को देखना किस तरह से पूछा है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन गलत नहीं है, वहां लर्निंग बाय डूइंग होती है, एक्टिविटी करके सीखता है बच्चा, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है ना, कोलैबोरेट करके सीखेगा। लेकिन एग्जैक्ट जो हमसे पूछा है वो ये है कि ये जो कोई चीज पढ़ाई जा रही है वो एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाई जा रही है, ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेट करके नहीं, बच्चों को पीस ऑफ पेपर यूज किया जा रहा है और बच्चों को अलाउ किया जा रहा है एक्सप्लोर करने के लिए। डिमॉन्स्ट्रेशन में कोई चीज जो बच्चे को समझ नहीं आ रही वो दर्शा दी जाती है, दो चीजों में अंतर है। अगर डिमॉन्स्ट्रेशन पूछेगा तो डिफरेंट तरीके से पूछेगा। गाइडेड प्रैक्टिस मेथड के टीचर ने कुछ बताया, जहां बच्चा अटक रहा है उसको गाइडेंस मिल रही है, वो सब बात नहीं है, ये डायरेक्ट लेके जा रहा है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे। तो